अब कोई भी क्लास के बच्चे ने पीछे बोलना मत प्लीज। देखिएगा, पीपल एज रिसोर्स मैंने कल बता दिया था, कल जो रिकॉर्ड किया था सब मैंने कोई अपलोड नहीं किया, डिलीट कर दिया, क्योंकि आप लोगों ने कुछ पढ़ाने नहीं दिया कल। आज किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, आधे घंटे कोई मुंह नहीं खुलेगा, बस सुनेगा। बिल्कुल। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, कल मैंने बताया था कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, एक पॉपुलेशन जो है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, उसमें कैसे गुण होने चाहिए। ठीक है। The quality of population depends upon the literacy rate, health, and a person indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. जो लोग कुछ नहीं, शांत। लाडो जितना आता है लिख, आधे घंटे आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। पॉपुलेशन की क्वालिटी इस चीज पे डिपेंड करती है कि उस पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट क्या है, साक्षरता दर क्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। हेल्थ ऑफ अ पर्सन क्या है, मतलब कि लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, ज्यादा लोग हेल्दी हैं या ज्यादा लोग बीमार रहते हैं या ज्यादा वीक हैं। माल न्यूट्रिशन को भी बैड हेल्थ में ही, कुपोषण को बैड हेल्थ या खराब स्वास्थ्य में ही हम लोग काउंट करते हैं, याद रखिएगा आप लोग इस बात को। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, जीवन प्रत्याशा दर, कोई आदमी की लाइफ कितनी लंबी है। अब जैसे देखो, कहीं पर अभी अगर आप जर्मनी या जापान की बात करें, यूरोप की बात करें, तो वहां पे एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, मतलब जीवन की जो उम्र की जो रेट है, वो कभी 78 से 80 ईयर्स तक है। 70 80 तो नहीं होगी, 78 74 के अप्रोक्स है। और इंडिया में 59 या 62 के करीब। समझ रहे हैं? तो अगर आप खराब स्वास्थ्य है, अब अगर मान लो कोई आदमी ज्यादा अधिक दिनों तक जीता है, तो निश्चित रूप से कंट्री के लिए ज्यादा काम भी करेगा, और ज्यादा अधिक दिनों तक जिएगा, इसका मतलब है उसको हेल्थ फैसिलिटी मिली होगी, उसको अच्छे तरह से रोजगार या उसका जो जीविकोपार्जन है, लाइवलीहुड भी अच्छा होगा, तभी तो खाएगा, तभी तो जिएगा। ठीक है। अब एक वक्त की रोटी या 2 वक्त की रोटी खा के, केवल सूखी रोटी खा के कोई 90 साल तक थोड़ी जी सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। The quality of the population ultimately decide the growth rate of the country. Literacy and healthy population are an asset. निश्चित रूप से जो जिस देश की जनसंख्या या जो पॉपुलेशन है, जितनी ज्यादा हेल्दी होगी, जितनी ज्यादा अच्छी होगी, उस देश की ग्रोथ भी उतनी अच्छी होगी। अगर मान लीजिए यूरोप के देश के लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, तो निश्चित रूप से वहां पॉल्यूशन कम होगा, लोगों के पास लाइवलीहुड होगा। देखो मेरा तो सीधा सा, अगर आप लिखना भी चाहो पेपर में तो लिख लेना, स्वास्थ्य का सीधा संबंध आदमी के रोजगार पे डिपेंड करता है, रोजगार से होता है। आदमी का अच्छा रोजगार चल रहा हो तो निश्चित रूप से उसको पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा, और जो लोग पूरा न्यूट्रिशन और डाइट लेते हैं, सबसे अधिक खराब स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रीजन क्या है, हमको या जो भी बच्चे हैं छोटे, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता। और प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने का एक ही कारण है कि कमाई अच्छी नहीं है कि नहीं। तो अब हम एक एक पहलू पे गौर करेंगे। आरव, आवाज आ रही है तुमको? आरव? यस सर। ठीक है। एजुकेशन, अब यहाँ पर 2 साकल और कोई था, तो उसका क्या कहते हैं स्टोरी था, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूं। साकल एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर ऑफ हिज लाइफ bore him the fruits in the later years in terms of a good job and salary. We saw education was an important input for the growth of Sakal. It opened new horizon of for him, provided new aspiration and developed values of life. Not only for Sakal, education contribute towards the growth of society also. खुद सोचिए, एक ही गांव में एक ही तरह के माँ बाप जो कमाते थे, खेती या मजदूरी करते थे, तो किसी ने अपने बच्चों को क्या किया कि अपने ही खेतों में इन्वॉल्व करा लिया, काम में इन्वॉल्व करा लिया। ठीक है। और एक ने क्या किया कि किसी तरह मजबूरी में ही पैसे बचा बचा के अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए शहर भेज दिया, एजुकेशन पे खर्च किया। तो कल आप पूछ रहे थे ना कि पूरा एजुकेशन मिल जाएगा तो क्या होगा, तो यहां पर एक मैं साकल का एग्जांपल दे रहा हूं, और साकल और विकल होगा, पता नहीं कौन है दूसरा, साकल और साकल ए और साकल बी। ठीक है। तो अब जिस साकल को एजुकेशन दिया गया,
अगर उसको शहर में नौकरी ना भी मिले तो गांव में तो काम कर ही सकता है, ये ऑप्शन तो था। लेकिन जैसे ही उसको एजुकेशन मिला तो उसने शहर में छोटी मोटी नौकरी की, फिर प्रमोशन हुआ, फिर और जॉब ट्रेनिंग ली और आगे बढ़ता चला गया। तो ये बताता है कि अगर किसी एक पर्सन को भी एजुकेशन मिलता है तो नॉट केवल उस इंडिविजुअल या केवल एक व्यक्तिगत जो व्यक्ति है, केवल एक व्यक्ति है उसी का फायदा नहीं है, इसमें पूरी की पूरी सोसाइटी का फायदा है। अब देखो कैसे, अगर आपके कुनबे में कोई अच्छा लग जाता है तो उसका देखा देखी क्या होगा ना कि और भी अड़ोस पड़ोस के लोग भी, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाने पे ध्यान नहीं देते हैं, वो थोड़ा ध्यान देंगे, उम्मीद करेंगे नहीं वो निकल सकता है तो हमारा बच्चा भी निकल जाएगा। वो बच्चे खुद भी पढ़ना चाहेंगे, सोचेंगे कि हमको भी उनके जैसा बनना है। और जो बच्चा कुछ करके पढ़ करके एक अच्छे पोस्ट पे चला गया, आगे निकल गया, वो खुद भी अपने भाई बंधुओं को या जो कुनबे के जितने बच्चे उनको सपोर्ट भी करने वाला हो तो सपोर्ट भी करता है। तो एक आदमी के एजुकेशन से पूरी सोसाइटी का भी भला होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। इट एनहांसेस the national income, cultural richnesses, and increases the efficiency of governance. There is a provision made for providing universal access, rentation, and quality in elementary education with a special emphasis on girls. There is also an establishment of pace setting of school like Navodaya Vidyalaya in each district. Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skill. The plan outlay on education has increased from raise 151 crore in the first plan to raise 3766.90 crore in the 11th plan. तो हमने आपको समझाया कि अगर एजुकेशन मिलती है तो केवल एक आदमी को नहीं, पूरे सोसाइटी का फायदा होता है। तो सरकार में तो एक से एक विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट लोग बैठे हैं, तो उनको भी तो पता होगा ना। तुम दूर बैठो ना, वहां रिवीजन करेगा, वो देख के तेरे से छापेगी, पीछे हो जा। ठीक है, तो सरकार ने भी इस चीज को गंभीरता से लिया। और हाँ सॉरी, मैं एक चीज और बताऊं, ना केवल उस आदमी का ग्रोथ होगा, साथ ही साथ नेशनल इनकम में भी उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। अभी 10th क्लास में दीदी हैं, इन लोगों को मैं 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बता रहा था और शिवा को भी पढ़ाया था। इसका 200 साल उम्र बढ़ गया, आ गया, सूरज का भी उम्र बढ़ गया, आ जा रहे। हमारे जीडीपी का नाम आपने सुना होगा, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आता कि जीडीपी कहते किसको, पता है किसी को? नहीं। छोटे बच्चे कुर्सी का बलिदान करेंगे, बड़े भैया को देंगे। आ जाइए यहाँ पर, वहां 2-2 कुर्सी पहले से लगी है, इधर आ जाइए, पीछे जाइए। जहां पे डेमोक्रेसी के द्वारा मोनार्क चलता है। नहीं 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 नहीं, सुनिएगा, सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब सकल, मतलब कि टोटल। नहीं, फैन नहीं चला सकते, ऑफ ऑफ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कि एक देश में, पूरे एक देश की बाउंड्री के अंदर एक साल के अंदर जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है और जितनी भी सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसको जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई बच्चा नहीं समझा होगा, मैं फिर से बता रहा हूं। अब गुड्स का प्रोडक्शन का मतलब क्या? एक किसान अगर गेहूं उगाता है तो वो भी एक गुड है। एक मोची चप्पल बनाता है, किसी ने बड़ी फैक्ट्री लगाई है, उसमें क्या कहते हैं, प्लाईवुड के दरवाजे बनते हैं, ठीक है, या प्लास्टिक की बोतल बनती है, वो प्रोडक्शन है। किसान गेहूं उगाता है, वो प्रोडक्शन। ठीक है, अगर कोई आदमी या सरकार खोद करके, जमीन खोद के माइनिंग करके मिनरल्स को निकालती है, वो प्रोडक्शन है। ठीक है, तो इसको कहते हैं उत्पादन या प्रोडक्शन। तो पूरे देश में जितने भी तरह का उत्पादन होगा, वो गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट हो, किसी का भी, ठीक है, उसको कहते हैं गुड्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट हो गया।
उत्पादन हो गया, बात समझ में आ रही है? जो चीज बनाई जाती है या उगाई जाती है, कहीं से निकाली जाती है, वो हो गया उत्पादन। और सर्विस, सर्विस का मतलब हो गया जो लोग केवल अपनी सर्विस देते हैं। सर्विस का मतलब है कि अगर मैं टीचर हो के आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं भी सर्विस प्रोवाइडर हूं। एक लेबर अगर आपके घर में काम कर रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर है। आपके पापा अगर प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वो भी सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है? कभी भी आप किसी दूसरे के लिए काम करते हो और बदले में आपको सैलरी मिलती है, यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है? साथ ही साथ अगर किसान के खेतों से ट्रक के द्वारा, ट्रैक्टर या ट्रॉली के द्वारा, समझ रहे बात को ना, जो अनाज फैक्ट्रियों में जाता है, मंडियों में जाता है, समझ रहे बात को, तो जो ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने वाला है या जो ट्रैक्टर है, जितने भी तरह का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑल टू ऑल सर्विस सेक्टर में आएगा। अगले क्लास में आपको सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है और 10th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जितने भी तरह की सर्विस, मोची, धोबी, मतलब कि क्या कहते हैं, कोई फैक्ट्री में काम करने वाला, कोई टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सारी सर्विसेज है। बैंकिंग, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारी सर्विस सेक्टर में आती है। वर्कर्स, हाँ, किसी भी तरह का वर्कर हो सकता है। ठीक है? ये सर्विस हो गया। तो एक कंट्री में मान लो जितने भी लोग सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, टोटल कुछ ना कुछ तो कमाते होंगे ना, जितना कमाते हैं उसको जोड़ा जाता है। और साथ ही साथ फाइनल गुड। अब मैं आपको समझाता हूं। किसान ने गेहूं उगाया खेत में, बेटा जितना आता है करके जाइएगा, बीच बोलिएगा मत। किसान ने गेहूं उगाया खेत में, हिंदी बताऊं इसका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आया समझ में? हर वो 18 साल के आदमी इंडिया में जो 18 साल के हो गए, उनको वोट का राइट होता है। इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है। चीटर कहीं की, आंसर पूछ ली। देखिएगा, अगर किसी किसान ने गेहूं उगाया खेत में, हम लोग घर लेके आते हैं, अगर आप मंडी जाते हो और उस गेहूं को ही खरीद के घर पे लाते हो तो वो गेहूं फाइनल गुड हो गया, अंतिम उत्पाद। अब ऐसा तो नहीं था ना कि आप गए तो मंडी में उस गेहूं में क्या कहते हैं, वो ताज पहना दिया गया, ज्वेलरी पहना दी गई, ऐसा कुछ प्रोसेस तो नहीं किया गया ना। जैसा गेहूं था वैसा उठा के घर में लाए, हमने यूज कर लिया, इट्स अ फाइनल गुड। ऐसे नहीं बैठते, फाइनल गुड था। लेकिन वही गेहूं अगर फ्लोर मिल में गया, आटा चक्की में गया, तो जो आटा पिसा गया, वहां पर गेहूं पिसा गया, वो फाइनल गुड था। और जो गेहूं, अगर मान लीजिए गेहूं किसान ने दिया फ्लोर मिल को, फ्लोर मिल ने उसका आटा बनाया और उस आटे की सप्लाई की बिस्किट फैक्ट्री को, ठीक है ना, और बिस्किट फैक्ट्री ने बिस्किट बना करके मार्केट में पहुंचा दिया, तो फाइनल गुड यहां क्या हुआ? बिस्किट हुआ। तो सरकार क्या करती है कि जो फाइनल गुड होता है ना, उसी को केवल जीडीपी में काउंट करती है। नहीं तो एक किसान ने जो गेहूं उगाया था उसको भी काउंट कर लिया, उसके बाद उसने फ्लोर मिल को दे दिया था, अब आटा जो फ्लोर मिल में पीसा गया था उसको भी काउंट कर लिया, और उसने वो जो आटा था बिस्किट फैक्ट्री को दिया था, हमने उसको भी काउंट कर लिया। तो बिना मतलब का है ना, फायदा तो एक ही हुआ, लेकिन हमने ज्यादा चीजों को काउंट कर लिया। इसको कहते हैं डबल काउंटिंग, ठीक है, या मल्टीपल काउंटिंग। तो इससे बचने के लिए सरकार हमेशा फाइनल गुड को ही कैलकुलेट करती है। अगर बिस्किट बना है तो बिस्किट के बनने में जो आटा लगा है, जो चीनी लगा है, जो गेहूं लगा है, उन सब चीजों को नहीं जोड़ा जाएगा, उसके बिस्किट के रेट को जोड़ा जाएगा। लेकिन गेहूं अगर मंडी में जाता है और डायरेक्ट गेहूं ही यूज में हो जाता है, तो उसको हम लोग उस गेहूं को जोड़ते हैं फाइनल गुड में। सबसे बड़ा फाइनल गुड का डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। यूपीएससी का कॉन्सेप्ट है ये सब, और आपको भी पढ़ना है क्योंकि कई बार से तो आता नहीं, समझ रहे? फाइनल गुड उसको कहते हैं जो रेडी टू यूज होता है। गेहूं आप घर लाते हैं, रेडी टू यूज है, घर में पीस लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप बिस्किट को लेके आते हैं दुकान से, तो ऐसा नहीं ना, बिस्किट को पहले क्या करते हैं, फैक्ट्री का मालिक ऐसा नहीं आता ना, चाय का प्याला लेके आएगा, बिस्किट डुबो डुबो के आपके मुंह में खिलाएगा, ऐसा तो नहीं करता। रेडी है ना वो बिस्किट, तो रेडी, हम लोग सीधे यूज कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट रेडी टू यूज होता है उसको फाइनल गुड कहते हैं, और जीडीपी में केवल फाइनल गुड को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है।
और सर्विसेज किसी भी तरह की सर्विसेज हो सकती है, हर तरह की सर्विसेज को कैलकुलेट किया जाता है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि जीडीपी में ज्यादा ग्रोथ के लिए, जीडीपी को समझाने के लिए देखे ना कहां तक चले गए। तो आप लोग भी इतना बढ़ा के क्यों नहीं लिखते हैं इन तरफ? तुम पहली बार सीता मैया के बारे में पूछ गए रामायण की कथा के बाद। चलो फिर से सुन लो। जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जितने भी बेटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना, तो कैसा प्रोडक्ट आप जोड़ोगे, फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल गुड को जोड़ोगे, ये बता रहा हूं मैं आपको। जीडीपी तो कब का खत्म हो गया, हम तो जीडीपी के अंदर हैं। आप सेल मेम्ब्रेन के पास हो और मैं क्या कहते हैं क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और जीन तक पहुंच चुका हूं, समझ रहे हैं ना? देखो कितना अच्छा समझ में आ जाता है। चलो, अरे उसकी तबीयत खराब है तो ऑनलाइन क्लास तो लेने के लिए कहो गुड़िया को, ऑनलाइन क्लास तो ले ही सकती है। सुना ही नहीं पड़ा, वो सुनना भी नहीं चाहता। देखिएगा, हाँ तो एजुकेशन के ऊपर थे हम लोग। तो सरकार ने सोचा कि अगर एक आदमी का फायदा होता है ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए, ह्यूमन एज रिसोर्स, मानव एक संसाधन, यही तो है ना। तो सरकार ने पॉपुलेशन को हेल्दी बनाने के लिए या उसकी क्वालिटी को निखारने के लिए एजुकेशन पे खर्च करने की सोची। 5th 5 ईयर प्लान जो था उसमें सरकार ने अपने पूरी जीडीपी का, मतलब इसमें तो इसी तरह कैलकुलेट करके दिया हुआ है। हाँ, 5th 5 ईयर प्लान में 151 करोड़ सरकार ने खर्च किया, तुम्हें बताऊंगा नहीं, चिंता मत कर तू। और आगे जाकर के 11th 5 ईयर प्लान में इसमें 37, मैंने समझाना ही नहीं है, 3766.90 करोड़ खर्च किया गया। अरे मतलब बेटा 5 साल का प्लान गवर्नमेंट बनाती थी, जवाहरलाल नेहरू ने ये लेकर के आए थे। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, ए शांत, महालिनी बोलिस थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। महालिनी बोलिस, मतलब उनका नाम था कुछ ऐसा अटपटा सा जबड़ा चोर टाइप का, है ना? बहुत महान आदमी थे, ऐसे मत बोलिए उनके बारे में। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर आता है कि देश को का विकास करने के लिए, बेटा आप लोग टेस्ट नहीं देंगे क्या इन इंडिया का? तो उन्होंने कहा, महात्मा जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, देश की योजनाएं तो बनानी पड़ेंगी। तो उस योजनाओं को कैसे बनाया जाए, ठीक है? तो योजनाओं को बनाने के लिए सरकार ने क्या किया कि 5 ईयर प्लान डिसाइड किया कि 5 सालों के लिए टारगेट सेट किए जाते थे कि एग्रीकल्चर में इतना डेवलपमेंट करना है हम लोगों को, इसमें इतना, ये टारगेट सेट के लिए लक्ष्य डिसाइड कर लिए जाते थे, ठीक है? समझ गए आप? नाम भी आ गया आपका यूट्यूब की वीडियो में। हाँ, ठीक है। तो यही 5 ईयर प्लान था। और जब मोदी जी 2014 में आए तो योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन को खा गए और उसके जगह पे नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, ठीक है? अब नीति आयोग पर ईयर खुद ही प्लान बनाती है और उसके हिसाब से काम होता है। योजना आयोग खत्म। चलिए देखिए, फालतू बात नहीं। एजुकेशन के ऊपर 1951 पूरी दुनिया ने साथ में ले जाओगे, लो ना बैग और जाओ ना, मुंह क्यों दिखाते हो अपना इस तरह बार बार?
एक सेकंड रुको भाई, रुकिए भाई, जरा देख लो, रुकिए रे। अब देख मेरा दिमाग खाएगा वो खड़ा खड़ा। गेट बंद करके जाना, देखिएगा। लाडो गेट बंद कर दे, लाडो आराम से। पता है 1 बजे से बैठी है लड़की, वो सारा टेस्ट याद करके लिख के तब जाएगी। चुप रह ले। तू खाना खाने नहीं गए थे 1 घंटे के लिए? चलो ठीक है, ओके शांत। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब मत, एजुकेशन पे अपने बजट का कितना खर्च किया उससे हम देखते हैं। 1951-52 में जो गवर्नमेंट ने खर्च किया था वो 3 पॉइंट समथिंग था, और अभी 2014-15 में भी जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपने पूरी जीडीपी का, मतलब पूरा बजट का 3% ही एजुकेशन पे खर्च करती है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी सीरियस है। ऊपर देख ही लीजिए, देखिएगा 1951 में इंडिया की जो पूरी टोटल एजुकेशन थी, एजुकेशन टोटल एजुकेशन रेट जो था, हाँ जी लो, ठीक है, वो था 30% से भी कम। 1961 में वो 40% तक गया, 71 में 45 से ऊपर, 81 में 55 से ऊपर, 1991 में 65 के अप्रॉक्स, 2001 में 74 के अप्रॉक्स, और अब 2011 में 2001 में आपका कितना था, ये ब्लू वाली लाइन है, 65% के अप्रॉक्स, ठीक है, और 2011 में 76.5, 76.5% अभी भारत के लोग एजुकेटेड है। और वो एजुकेटेड कैसे? जिनको अपना नाम लिखना आता हो और नाम बोलना आता हो, बस इतना ही, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, वो एजुकेटेड है। अब देखो सारे लोग, अब जैसे उसमें हाईली एजुकेटेड से लेकर के केवल 2 भाषाओं में बोलने और लिखने वाले, ये सब लोग एजुकेटेड में ही आ गए। इस तरह से लोगों, इन्होंने, सरकार ने अपना एजुकेशन रेट बढ़ाया। आप खुद सोचिए, बिल्कुल बहुत एजुकेटेड क्या है, कुछ भी नहीं। ये लोग जितने बेरोजगार घूम रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सब लोग एजुकेटेड हैं क्या? अगर आप 6 क्लास में पढ़ते हो और 6 क्लास के लेवल का कोई आपको सिलेबस का पता ही नहीं है, तो आप तो अनएजुकेटेड तो होंगे ना। आप 9th क्लास में, आपको 9th क्लास का साइंस नहीं आता, आपको मैथ नहीं आता, आपको एसएसटी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, इसका मतलब अनएजुकेटेड है आप। हम तो यही मानते हैं। ग्रेजुएट होके कोई चाउमीन नहीं बनाता। मैं बीए ग्रेजुएट हूं, मैं चाउमीन बना रहा हूँ? नहीं बना रहा ना, क्योंकि मैं ग्रेजुएट के लायक हूँ। बात समझ रहे हैं ना? जो लायक है अपना काम करेंगे भाई, तैयारी करेंगे, किसी का जॉब निकलेगा, कुछ ना कुछ उस लायक का तो काम करेंगे ना। नहीं कहते कि एमए पास लोग सब्जी बेच रहे हैं। अरे तो एमए कैसे पास, उनसे जाके पूछिए ना, ठीक है। देखिए क्या हुआ, जनक, सीता मैया के पिताजी शांत। जनक का है ना, जनक को बहुत दिन प्रसाद मिले हो गए। देखिए यार, रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या तुम लोग बोलते हो? चैप्टर ही नहीं खत्म कराने देता, पै 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 पै। अब अगर हेल्थ को हम देखें, लो भाई कैच, कैच ले। अब देखिए हेल्थ की अगर बात करें तो ये भी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो किस तरह से, देखिए अगर हेल्दी, अगर पूरा पॉपुलेशन रहेगा तभी उस अपने लिए, सबसे पहले तो अपने लिए कुछ कर सकता है। क्या नहीं कॉल हुई रिसीव? वो एक बच्चे ने वॉलपेपर जान के एक बच्चे ने लगा दिया ऐसा। देखिएगा, तो सबसे पहले कोई हेल्दी होगा तो अपने लिए कुछ कर पाएगा।
अपने लिए कुछ लाइवलीहुड कमा पाएगा, जीविका चला पाएगा, ठीक है, और तभी वो सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए कुछ कर सकता है। तो हेल्थ भी पॉपुलेशन की एक दूसरी क्वालिटी है जो कि अच्छा होना जरूरी है। इस पे सरकार का क्या बजट का एलोकेशन है, अगर आप ये देखेंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। देखिए, अब मैं कुछ डाटा आपको बता रहा हूं। These measures which have been adopted have increased the life expectancy rate to 68.3 years in 2014। 2014 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो थी इंडिया की वो 68.3 इयर्स थी। उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट has come down from 145 in 1951 to 34 in 2016। 1951 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, जो मर जाते हैं जन्म के बाद ही तुरंत, वो 1 लाख पर 147 थे। ठीक है, मैं बता रहा हूं 1 लाख जन्म लिए बच्चों में से कितने बच्चे 5 साल तक जिंदा रहते हैं, और 1 साल के अंदर मैंने 5 साल के अंदर जो मर जाते हैं, जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 लाख में मरते हैं, उसको कोई जरूरी नहीं है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है उसको, मतलब कि शिशु मृत्यु दर। ठीक है, शिशु मृत्यु दर, दर दर रेट और क्या, ठीक है। तो इसमें क्या था, 1951 में 147 बच्चे मर जाते थे, उसको घटा करके 2016 में 34 कर दिया गया। तो हेल्थ फैसिलिटी सरकार ने बढ़ाई है, तभी तो ये रेट कम हुआ। ठीक है, इसमें अच्छा है, क्रूड बर्थ रेट have dropped to 20.4 and death rate to 6.4 within the same duration of time. Increase in life expectancy and improvement in child care are useful in accessing the future program of the country. Increase the longevity of life is an indicator of good quality of life marked by self-confidence. Reduction in infant mortality involves the protection of children from infection। वही बात है कि अगर मान लो पॉपुलेशन में मेन चीज क्या है कि छोटे बच्चे जो हैं, लिखा ही नहीं तो क्या देखिएगा, अरे 2 लाइन लिखा कौन देखता है, फेक है? हाँ बिल्कुल। और आगे देखिए, there are many places in India which do not have even these basic facilities. There are only 381 medical colleges in the country and 301 dental colleges. Just 4 states like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu have the maximum number of colleges। अब देखो क्या है कि सरकार हेल्थ पे कितना ज्यादा ध्यान देती है, आपको इसी से पता चल जाएगा कि हमारे पास तो मेडिकल कॉलेजेस ही कम है। अभी जो कोरोना में डाटा आया उसे पता चला कि 10,000 या 20,000 लोगों के ऊपर केवल एक डॉक्टर, ज्यादा है ये भी, ये तो गलत डाटा है, तब ऐसा लग रहा है, नहीं तो लाखों के ऊपर कहीं कहीं एक डॉक्टर, समझ रहे हैं? अभी 10-20,000 का उन्होंने बताया था। ठीक है भाई, ऐसे करने पे ज्यादा समझ में आता है क्या दीपक? अच्छे से बैठे बेटे, ठीक है ना। देखिएगा, अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हेल्थ फैसिलिटी भी आप समझ गए होंगे, एजुकेशन भी आप समझ गए, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इसकी क्या स्थिति है देखिएगा। जैसे जैसे इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है।
और ये जो डाटा है ये तो पहले 2014, 15, 16 के हैं, और अगर अभी 2021 की बात करें तो धरती दीदी बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, समझे आप। तो अगर आप देखो, इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो गांवों में और शहरों में दोनों जगह में लोग बेरोजगारों की कोई संख्या की कमी नहीं है। However, the nature of unemployment differs in rural and urban areas. In case of rural areas, there is seasonal and disguised unemployment. Urban areas have mostly educated unemployment. घर कौन सा पेपर, कुछ तो देखे जाओ। 60 रुपए किसने कहा था इसको लगाने के लिए? मुंह बंद, मेरे को पढ़ाने दीजिए, शांत रहिए। तो जाओ ना, सर पे खड़े रहोगे। गांव में किस तरह का की बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट है? बेटे नाच देखने नहीं आओ, जिस तरह पांव रख दिया तुमने, इतने देर में तो दूसरी का टूट जाता अब तक। क्या सर पर रखो, पागल है क्या रे? अच्छे से रखे जाना, फिर क्या है। देखिएगा, सीजनल और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। गांव में सीजनल मौसमी बेरोजगारी और प्रद्युम्न बेरोजगारी, दो तरह की बेरोजगारी होती है, ध्यान दीजिएगा। हिडन, छिपी हुई बेरोजगारी। मैं बोलूं या तुम बोलोगे? क्या किसने? तुम्हारा भाई अच्छे काम करने के चक्कर में पिटा जाएगा। मैं करो बेटे जा, खोपड़ी गर्म हो रही है, मेरे पढ़ाने दे, निकल ले जल्दी से पतली गली से, पागल। क्या करूं यार बताओ, कितनी बार इसको म्यूट करूं, कितनी बार रिकॉर्ड करूं? ऐसे गधे बच्चे हैं यहाँ मेरे पास। तो गांव में दो तरह की बेरोजगारी थी, मौसमी बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी जिसको कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी कैसे होती है? गांव में मोस्टली एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, खेती बाड़ी का काम होता है, ठीक है। हाथ नीचे, ये तो काट देंगे। खेती बाड़ी का काम होता है, चुप रहो ना। खेती बाड़ी का काम होता है तो निश्चित रूप से सालों भर खेती में किसी को रोजगार नहीं मिल सकता। या तो फसल की बुआई के समय मजदूरों को काम मिलेगा, और नहीं तो जब फसल पक जाएंगे तो कटाई के समय लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जब इनके बीच में जो टाइम होता है, उस समय जब खाली बैठ जाता है कोई लेबर या मजदूर, उसी को मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और प्रद्युम्न बेरोजगारी या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है? किसी के पास 2 किल्ले जमीन है, 2 बीघे जमीन है मान लो, ठीक है, और उसके घर में 5 आदमी हैं, 3-4 बेटे हो गए, चाचा भतीजा हो करके वो अपने खेत में काम कर लेते हैं। बड़े लड़के की शादी भी, फिर उसके बालक, वो लोग इस तरह करते करते परिवार बड़ा होता चला गया, जमीन उतनी ही छोटी है, और जिस खेत पर 5 लोगों से भी उतना ही पैदावार हो रहा था, उस पे घर के लोग होने के चलते 10 लोग अगर इन्वॉल्व हैं, उसी काम में लगे, खेती कर रहे हैं, उसी में सहायता कर रहे हैं, तो 5 लोग जिनसे वो काम हो सकता था वो लोग तो एम्प्लॉयड हैं, लेकिन 5 एक्स्ट्रा लोग जो उसके साथ जुड़े हुए हैं वही हिडन अनएम्प्लॉयड कहे जाते हैं। मतलब छिपे हुए बेरोजगार वही हैं, प्रद्युम्न बेरोजगार वही है। बात समझ में आ गई? 4 आदमी का काम था, घर का काम होने के चलते उसमें 4 आदमी और लग गए कि घर के ही तो हो, तो 4 आदमी बेरोजगार ही माने जाएंगे। वो 4 आदमी से कहीं कोई रोजगार माना जाएगा, बेरोजगार नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास मान लो कि 5 बीघे खेत था, आपके जैसे पापा 2 भाई हैं, ठीक है, आपके मान लो बड़े भाई हैं, उनके भी 1-2 भाई हैं, तो मैंने 3-4 लोग मिलकर के पूरे खेत का काम कर लेते थे। लेकिन आगे जाके भाई का मैरिज हुआ और जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया तो 4-5 लोग और आगे उसमें शामिल हो गए, और वो लोग को भी कोई काम ना मिलने के चलते अपने उसी खेत पे, उतने ही खेत पे अगर काम कर रहे हैं, तो पहले जितने लोग काम कर रहे थे वे लोग तो रोजगार में है, ठीक है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा लोग उसमें जुड़े हैं ये लोग बेरोजगार कहे जाएंगे। इसी को प्रद्युम्न बेरोजगार या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। देखिएगा आगे। और शहरों में मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ, पढ़े लिखे लोग जो कुछ भी करेंगे, ठीक है ना, लेकिन मतलब सरकारी नौकरी या कोई ना कोई तरह का जॉब, जिस लेवल की पढ़ाई होती है वो उसी लेवल का नौकरी चाहेंगे,
ठीक है, लेकिन कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। अब जिसने मान लो कि कोई अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, अब वो लेबर में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, उसका ऐसा सोच हो जाता है चाहे जो भी, बात समझ रहे हैं ना। और उसके पास ऑप्शन भी बहुत सारे होते हैं। तो पढ़े लिखे लोग जो अभी नौकरी की तलाश में कर रहे हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग कहे जाएंगे, ठीक है, शिक्षित बेरोजगार कहे जाएंगे, ठीक है। और वे लोग सबसे बड़े समाज पे भार है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मैंने सबको समझा दिया फिर से, क्योंकि सब लोगों को रोजगार नहीं मिल दी जा सकती, क्योंकि पढ़े लिखे तो बहुत लोग हैं ना। कैसे खा रहे जो ले, अब जैसे लग रहा है ये खिला रही है, छो में आ रही है। मेरी बात सुनो, देखिए, अगर आपके घर का आदमी, आपके बड़े भाई साहब या आपके अंकल कोई भी अगर अभी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी के पढ़ लिख करके बैठे, कोई काम नहीं कर रहे, काम का मतलब पढ़ लिख के बैठ के डिग्री लेके क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो जो होता है ना शब्द तैयारी मतलब बेरोजगारी, बिल्कुल वही तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग है ना। मैं जो लोग पढ़, आप खुद सोचो ना यार, अपना लॉजिक लगाओ ना, इकोनॉमिक्स लॉजिक का चीज है, कोई साइंस थोड़ी है जो कॉस्ट थीटा लगाना है इसमें, ऐसे मत कर गुड़िया। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए पढ़ लिख लिया कोई आदमी, एक साल पहले मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं होम ट्यूशन देता था थोड़ा बहुत, तो कुछ ना कुछ अपना अर्न करता था। लेकिन जो लोग अभी मुखर्जी नगर में कहीं पर भी अपने माँ बाप के पैसे के खर्चे पे बैठे हैं हॉस्टल में और तैयारी कर रहे हैं, मैं गलत नहीं कर रहा, एक बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स तो ऐसा ही मानता है, वहां पे इमोशन नाम का कोई चीज नहीं, केवल बिजनेस ही सब कुछ चलता है। कहने का मतलब ये है, जब तक वो तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक भी रुपए कमा तो नहीं रहे, किसी तरह की सर्विस तो नहीं दे रहे हैं, ना तो वो कोई प्रोडक्शन करते हैं और ना तो कोई तरह का सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। इसका मतलब कि कंट्री पे भार है और अनएम्प्लॉयड लोग। अगर मान लो जो पढ़ा लिखा भी नहीं है और फिर भी घर पे बैठा, वो भी तो बेरोजगार ही है ना, कुछ ना कुछ करेगा तो रोजगार में है और नहीं करेगा तो बेरोजगार है, सिंपल। हाँ बोलो। एजुकेटेड है वो, सॉरी वो एम्प्लॉयड है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मंथ कुछ ना कुछ अर्न कर रहा है मतलब एम्प्लॉयड है, चाहे वो 4,000 कमाए चाहे 1,000 कमाए, कुछ कमा तो रहा है ना, उसको बेरोजगार नहीं कर सकते। लेकिन जो रोजगार की तलाश में है ना, मुंह पाड़े बैठे हुए हैं, तो बस बैठे रहे। 150 करोड़ की लगभग जनसंख्या टच करने वाली है और सब लोग कहेंगे हमने आईएएस बनना है। सरकार ने क्या आईएएस का कोई प्लांट लगा रखा है क्या, आओ यहाँ जाओ, जैसे राहुल गांधी कहता था आलू डालिए सोना निकालेंगे, है ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बी प्रैक्टिकल। आप लोग खुद सोचिए ना कितने पोस्ट निकल सकते हैं, और आप ये कैसे 100% कॉन्फिडेंट हो कि उस 1000 में आप ही का नंबर आएगा। आपसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग होंगे 150 करोड़ में, सिंपल सी बात है। तो अपने 2-3 ऑप्शन सब कुछ बना के रखिए, नहीं तो बहुत बड़े खड्डे में गिरेंगे आप लोग। क्यों प्राइवेट जॉब लेना, मैं कह रहा हूं ना, जॉब क्यों लेना यार, जॉब लेना ही क्यों, बहुत तरह की चीजें हैं जो कर सकते हैं। अमेरिका में जॉब कोई नहीं करता कुछ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी कुछ कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, टीचर्स की भीड़ अपनी जगह है, ठीक है ना, लेकिन टैलेंटेड टीचर की बात अलग है। आप ले देखिए, चुप रहिए, यार ये 9th क्लास वाले सिलेबस ही नहीं कराने देंगे मेरे को। बेटे आप लोग छोटे बच्चे हो, हर बार दूसरी मिनट में बोलते रहते हो, कीप क्वाइट। इसका हिंदी तो समझ में आता होगा, शांत रहे। देखिएगा, unemployment tends to increase economic overload, the dependence of the unemployed on the working population increases, ठीक है। The quality of life of an individual as well as of society is adversely affected when a family has to live on a bare substances level. There is a general decline in the health status and rising withdrawal from the school system. Hence, unemployment has detrimental
impact on the overall growth of an economy. Increase in unemployment is an indicator of a depressed economy. It also wastes the resources which could have been gainfully employed. If people can be used as a resources, then natural resources appear as a liability of the economy. देखिएगा, अब सीधी सी बात है, अगर ज्यादा से ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोग होते जाएंगे, ठीक है, अब खुद सोचिए, कुछ लोगों को प्रोडक्शन करना है, कुछ लोग खेती कर रहे हैं, 4 आदमी उस 2 बीघे खेत पे काम करते थे, एम्प्लॉयड थे। अब ये 5 जो एक्स्ट्रा उसमें जुड़े हैं, तो एक्स्ट्रा उत्पादन करने की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो 4 बड़े हैं, इस पॉपुलेशन को खिलाना भी तो पड़ेगा। और जो लोग 4 लोग एम्प्लॉयड है ना, जो लोग पहले से एम्प्लॉयड है, उन पे ज्यादा लोड पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने का, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड वो तो कुछ करेंगे नहीं ना। अनएम्प्लॉयड वो होते हैं जो कुछ भी नहीं करते, बेरोजगार, मतलब कुछ भी नहीं करते। और क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको अपने लायक काम नहीं मिलता, वो चाहते हैं मुझे यही करना, इसलिए। आप लोग देश पे भार हो, लेकिन फ्यूचर की उम्मीद भी। ये काम किस लिए करते हो? इसका इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल यूजलेस हैं। आप लोग जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, और साथ ही साथ जो भी सीनियर सिटीजन होते हैं, यूजलेस होते हैं। ना तो कोई प्रोडक्शन आप करते हैं, और ना किसी तरह का आप लोग सर्विस देते हैं। उम्मीद है, तारे बनने की उम्मीद है। तो जब तक आप कुछ करते नहीं, तब तक तो भार ही हैं। मैं नहीं बोल रहा, मेरे ऊपर कोई भार नहीं है भाई, आप हैं तो मेरी गाड़ी चल रही है। हाँ, मेरे ऊपर भार नहीं है, आप तो लक्ष्मी, दुर्गा देवी, सरस्वती सब आप ही लोग हैं, ठीक है ना। आप लोग भी गणेश, हनुमान, जो भी मान लो, राम कृष्ण। देखिएगा, इकोनॉमी केवल बिजनेस को मानती है, प्रॉफिट नहीं तो इकोनॉमी नहीं। प्रॉफिट नहीं है मतलब यूजलेस है, सिंपल सी बात है। या तो कोई प्रोडक्शन करिए, और नहीं तो कोई सर्विस दीजिए, वही जीडीपी में इंक्लूड होना है। तो बस बात बाकी सब चीज गोबर। देखिएगा, चैप्टर फिनिश। 3 ही चीज है, ध्यान दीजिएगा, 3 ही चीज है जिसको की पूरी क्वालिटी ऑफ क्या कहते हैं, पॉपुलेशन मानती है। 3 चीजें केवल, और वो 3 चीजें क्या है? एजुकेशन, हेल्थ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट सॉरी, ठीक है। हाँ, उसके ऊपर सरकार क्या खर्च करती है, और यही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होता है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है। बोलो मनुस्मृति। पकड़ के कट्टू से आया। हाँ,